हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है इकोनॉमी में। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। फर्स्टली समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, so globalization, here you will get to know the integration between countries through foreign trades and foreign investment by multinational companies. You will further get to know the role of MNC's place in the globalization process. The final section of the chapter covers the impact of the globalization and extent to which globalization contributed to the development of the nation. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो होता क्यों है और क्यों जरूरी है ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एमएनसीज क्या होती है। एमएनसी जो है वो एक कंपनी होती है जो कि कंट्रोल करती है या ओन करती है प्रोडक्शन को, अपने किसी भी स्टेट, अपनी कंट्री के किसी भी सामान के प्रोडक्शन को किसी दूसरे देश में। ठीक है, मान लो इंडिया में कई सारी एमएनसीज खुल रही है, ठीक है, कई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। साउथ कोरिया की मान लो, अगर सैमसंग की, साउथ कोरिया में सैमसंग के फोन जनरेट होते हैं, तो साउथ कोरिया के सैमसंग की जो कंपनी है उसकी कई सारी एमएनसीज इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे वो कंट्रोल कर रही है इंडिया में उसका प्रोडक्शन, सेल या फिर इन सब का मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो एमएनसीज होती है वो ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में सेटअप की जाती है फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। वहां पे ये सेटअप की जाती है जहां पे इन लोगों को लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ फायदा होगा यहाँ पे, लाइक चीप लेबर्स मिलेंगे, जो काम करने के जो मेंबर्स है वो सस्ते पैसों में काम कर देंगे, साथ ही साथ जो ट्रेड है हमारा वो बेटर होगा, ठीक है। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। और ये इसलिए किया जाता है जो जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कम आए, ठीक है, वो लो हो जाए, साथ ही साथ जो एमएनसीज है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। MNCs not only sells its finished products globally, but the goods and services are produced globally. MNCs जो होती है वो अपने finished products को globally sell तो नहीं करती, लेकिन जो goods and services होते हैं ना वो प्रोड्यूस ग्लोबली होते हैं। लाइक उनके जो सामान होते हैं वो कई सारी कंट्रीज में बनकर आते हैं, लेकिन बेचे स्पेसिफिक कंट्रीज में ही जाते हैं, ठीक है, जहां पे उन्हें लगता है कि उनका फायदा होगा। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना सामान को प्रोडक्ट करने का, लाइक जो प्रोसेस होता है उसको कई सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसके साथ साथ इसे पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में भेजा जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्केट्स, अब हम देखेंगे कि जो मार्केट्स है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। इन रिसेंट ईयर्स इंडियन मार्केट्स हैव ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली। अगर हम पहले कुछ समय की बात करें, जो इंडियन मार्केट्स हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कैसे? टुडे इंडियंस आर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन टू प्रोसेस फ्रूट जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय नियर बाय ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडियंस आजकल क्या कर रहे हैं, जितने भी सामान खरीद रहे हैं ना वो सारे टॉप प्रोडक्ट्स जो लाइक टॉप कंपनीज है उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शर्ट हो गई, चाहे वो कंपनी कार हो गई, एनीथिंग। This wide-ranging choices of goods was made available with the coming of MNCs in India and the world। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इंडिया में उन कंपनीज की MNCs ओपन हो गई, ठीक है। अब MNCs ओपन हुई तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ गई और इस वजह से लोगों की जो चॉइसेस है वो चेंज भी हुई है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अब कंट्रीज के बीच में कैसे प्रोडक्शन होता है। अंटिल द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी तक के टाइम तक की, तो फिर जो कंट्रीज के बीच में जो यू कैन से ट्रेड था वो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, ठीक है। बट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज फॉर रॉ मटेरियल, फूड स्टाफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। लेकिन जब बाउंड्रीज इस वजह से क्रॉस हुई क्योंकि जब उन्हें जरूरत लगी किस चीज की, रॉ मटेरियल की या फूड स्टफ की या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम कंट्रीज के साथ, लाइक और भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा अपने संबंध बनाएंगे, ट्रेड संबंध, ताकि वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। जैसे इंडिया जो कंट्री है वो जो रॉ मटेरियल है उसे दूसरी कंट्री में बेचती है और जो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है ना उसे इम्पोर्ट करती है दूसरी कंट्री से। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, दिस वॉज बिफोर एमएनसीज केम अप। ट्रेड जो था वो अकेले ही एक जरिया था जिससे जो कंट्रीज है वो आपस में कनेक्शन में बनी रहती थी। ये तब की बात है जब एमएनसी वगैरह सेटअप नहीं हुई थी, ठीक है। तो ट्रेड ही एक ऐसा जरिया था जिससे जो दूर दूर की कंट्री है वो आपस में रिश्ते बना के रखती थी, ओके।
स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। अब हम देखेंगे जो एमएनसीज हैं उनसे जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ा। अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट्स एंड इन रिसर्च सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक जो बड़ी एमएनसीज होती है ना वो क्या करती है, वो रिसर्च सेंटर्स जो अपने प्रोडक्ट है उन्हें रिसर्च सेंटर में डिजाइन करवाती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। एंड देन हैज द कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। फिर उस जो प्रोडक्ट होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो कहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, चाइना के अंदर। वहीं these are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and finished products are sold all over the world। अब वही ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ बेचे जाते हैं, मैक्सिको में या फिर ईस्टर्न यूरोप में, और उसके बाद उन्हें फिर उस वर्ल्ड में बेचा जाता है, ठीक है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन जो उस कंट्रीज का जो कम्युनिकेशन वर्क जो होता है वो कहाँ से वो कौन सी कंट्री करती है, इंडिया। इंडिया में मोस्टली कॉल सेंटर जो अवेलेबल है, इट इज बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जितनी भी एमएनसीज है, उनकी जितने भी कस्टमर केयर वाली जो सिस्टम होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो कौन मैनेज करता है, इंडियन लोग, ठीक है। This is a call center in Bengaluru equipped with telecom facilities and access to the internet to provide information and support to the customers abroad। ये एक पिक्चर है कस्टमर केयर सेंटर की, कहाँ पे, बेंगलुरु में। वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सारा इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह दे रखी है ताकि ये लोग असिस्ट कर सके लोगों की प्रॉब्लम को और उनकी प्रॉब्लम सुन सके और सॉल्व कर सके, ठीक है, एब्रोड, ग्लोबल लेवल पर। चाइना जो है वो सस्ते लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट देखता है, ठीक है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्या करती है, हेल्प करती है मार्केट्स में बेचने के लिए सामान को। साथ ही साथ इंडिया जो है उसमें स्किल्ड इंजीनियर्स है और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उसमें मदद करती है, ठीक है। इंडिया में जो टेक्निकल लेवल की जो प्रॉब्लम है वो इंडियन ज्यादा अच्छी तरह सॉर्ट आउट करते हैं, तो जो भी कंट्री है वो टेक्निकल असिस्टमेंट के लिए कहाँ जाती है, इंडिया में। उसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ जो पीपल है ना वो अच्छे स्पीकिंग, जो इंग्लिश लेवल जो है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह बोल लेते हैं इंडियन लोग, ठीक है, आफ्टर यूएसए या फिर आफ्टर ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है या फिर जब भी आती है बात कस्टमर केयर की, तो फिर लोग कहाँ पे आते हैं, इंडियंस के पास, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो कस्टमर केयर में भी असिस्ट करता है लोगों को ग्लोबल लेवल पर। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब हम देखेंगे जो प्रोडक्शन है वो कंट्रीज के बीच में कैसे इंटरलिंक्ड है। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments are called investment। जितने भी पैसे हम असेट को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। असेट यानी कि जिनसे हमें बाद में पैसा मिल सकता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सबको। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज विद द होप्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब भी एमएनसीज खोली जाती है किसी दूसरे देश में इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के हमारा जो है वो फायदा करेगी, तो फिर उस चीज को हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। MNCs एक्सपेंड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इन 3 ways। एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है एक्सपेंड करती है 3 तरीके से। कौन कौन से तरीके से, पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर टेक ओवर लोकल कंपनी को गिराकर, साथ ही साथ गिव कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल प्रोड्यूसर्स। जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उसे अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है ताकि वो लोग कहाँ पे चले जाए, इनकी कंपनी में काम करने आ जाए। MNCs एक्सपेंड प्रोडक्शन, ये हमने पढ़ लिया अभी नहीं। MNCs export production across countries in 3 ways। पार्टनरशिप विद लोकल कंट्रीज मैंने आपको बता ही दिया, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर MNC जो होती है वो जॉइंटली कंपनीज के साथ काम करती है लोकल कंपनी के साथ ही साथ वो मनी भी देती है फॉर बाइंग न्यू मशीन्स। उसके अलावा MNCs माइट ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। MNCs जो होती है ना वो प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ला सकती है। टेक ओवर लोकल कंपनी से ये मतलब है कि जो MNC जो होती है वो लोकल कंपनी को गिरा देगी, ठीक है, या फिर खरीद लेगी और फिर अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी। गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल प्रोड्यूसर्स, इसमें क्या होता है, लार्ज एमएनसीज जो होती है ना वो प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। वो क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दिलवा देती है। साथ ही साथ द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स विद टू द कस्टमर्स। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो सप्लाई किया जाता है एमएनसीज को, वो अपने नाम से कस्टमर को सेल करती है, ठीक है। वो क्या करती है, अपने ही प्रोडक्ट पे अपना नाम लिखकर कस्टमर को बेचेगी, ताकि या फिर जो और भी ज़्यादा लोअर वेंडर होते हैं ना उससे भी हेल्प लेकर अपना नाम लिखवाकर प्रोडक्ट्स में और फिर बेचती है ताकि उनका नाम हो सके और साथ ही साथ वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। कौन, एमएनसीज। फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी
is one of the world's largest automobile manufacturer with the production spread over 26 countries of the world. अगर हम फोर्ड मोटर्स की बात करें, ये अमेरिकन कंपनी है और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है. इसके जो प्रोडक्शन है वो 26 कंट्रीज से भी ज़्यादा देश में फैला हुआ है. फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995. फोर्ड मोटर्स इंडिया में 1995 में आई थी और उन्होंने 1700 करोड़ का इस एक लार्ज प्लांट सेटअप करा था. कहाँ पे? चेन्नई में. दिस वॉज डन इन कोलेबरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा. ये किस में हुआ था? लाइक किसके साथ कोलेबरेशन करके करा था? ये महिंद्रा के साथ कोलेबरेशन करा था. और महिंद्रा जो है वो एक मेजर इंडियन मैन्युफैक्चर है. महिंद्रा बेसिकली एक कंपनी है जो कि जीप्स और ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करती है. बाय द ईयर 2007 2017 के वक्त फोर्ड मोटर्स जो है वो सेलिंग 88,000 कार्स इन इंडियन मार्केट्स, while another 1,81,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and United States of America. The company wants to develop Ford India as component supplying base for its other plants across the globe. अब बेसिकली क्या होता है, जो फोर्ड मोटर्स है ना, वो 88,000 अपनी कार्स एनुअली सेल करती है इंडिया में. ठीक है, एक साल में कम से कम 88,000 कार्स बेच देती है इंडियन मार्केट में. ठीक है, लेकिन वही कंपनी जो है ना, वही कंपनी 1,81,000 कार्स एक्सपोर्ट करती है, लाइक बेचती है दूसरे देशों को. कौन कौन से देशों को? साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए. ठीक है, इन सबको. अब द कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया. जो कंपनी है ना वो चाहती है कि जो फोर्ड इंडिया है उसे डेवलप, वो और ज्यादा डेवलप हो जाए एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब. कैसे? कि वो भले ही इंडिया में रहकर काम कर रही है लेकिन इंडिया से वो दूसरी कंट्रीज को भी कार सप्लाई कर रही है ना, तो वो चाहती है कि अपने प्लांट्स दूसरी कंट्रीज में भी खोल ले, और भले ही इट डजंट मैटर कि वो इंडिया के थ्रू दूसरी कंट्रीज में जा रही है उनकी कार. ठीक है, तो फोर्ड मोटर्स बेसिकली एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है, बट स्टिल उसने भी अपनी एक एमएनसीज खोल रखी है. फॉरेन ट्रेड की हम बात करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. जब मार्केट्स इंटीग्रेट हो जाए कई सारी कंट्रीज में, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ओपन्स अप द वर्ल्ड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स. ये क्या करती है? प्रोड्यूसर्स के लिए वर्ल्ड मार्केट ओपन करती है. ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है ना, मतलब चीजें प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए एक फेयर मार्केट ओपन हो जाता है. साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स है उन रिड्यूसेस द प्रोड्यूसर डिपेंडेंसी ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट्स. अब जो प्रोड्यूसर्स है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते क्योंकि उनके पास और भी बड़ी मार्केट हो जाती है. ठीक है, इंक्रीजेस द चॉइसेस ऑफ गुड्स फॉर बायर्स. अब जो भी लोग सामान खरीदना चाहते हैं उनके पास कई सारी चॉइसेस भी आ जाती है. साथ ही साथ इंटीग्रेट्स वेरियस नेशंस एंड पेज द वे फॉर कल्चरल एंड अदर कॉन्टेक्ट. अब ये जो है ना कई सारे नेशंस को एक साथ लाती है, साथ ही साथ नए आइडियाज का एक्सचेंज भी इसमें हमें देखने को मिलता है. किसमें? फॉरेन ट्रेड के थ्रू. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द, ये हमने अभी पढ़ी लिया कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज लाता है ताकि इंडिया में जो ट्रेड है वो बढ़ सके, या फिर नेशनल लेवल पर जो ट्रेड है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो सके. चाइनीज टॉयज इन इंडिया. चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न of an opportunity to export toys of India, where toys are sold at a high prices. They start exporting plastic toys to India. बेसिकली क्या करता है? चाइना अपने प्लास्टिक टॉयज को इंडिया में बेचता है. बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज टॉयज. लेकिन अब जो इंडिया है वहां पे उसके पास चॉइस है कि वो या तो चाइनीज टॉय खरीद सकता है फिर इंडियन टॉयज खरीद सकता है. Because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys become more popular in Indian market. अब क्योंकि इनके प्राइसेस कम थे चाइनीज टॉयज के, साथ ही साथ डिजाइन अच्छे थे, तो इसलिए जो चाइनीज टॉयज थे ना वो इंडियन मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो गए. विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज. और एक ही साल में जितने भी इंडियन टॉयज शॉप है ना, उसमें अगर आप सामान चेक करोगे तो 70 to 80% शॉप्स में सारा सामान चाइनीज टॉयज का मिलेगा इंस्टेड ऑफ इंडियन टॉयज. टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर. और जो टॉयज है वो इंडियन मार्केट्स में आजकल चीपर है एज कम्पेयर टू अर्लियर. मतलब चाइनीज टॉयज ज्यादा सस्ते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come to Indian markets. In the competition between India and China toys, Chinese toys prove better. अब देखो हुआ क्या था, बेसिकली ट्रेड चल रही थी और ट्रेड में जो कंपटीशन था वो किस में चलने लगा? इंडियन टॉयज में और चाइनीज टॉय में, जिसमें कि जो चाइनीज टॉय थे उनको ज्यादा वोट मिली और ज्यादा अच्छे चल रहे थे वो चाइनीज टॉयज.
इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एट लोअर प्राइसेस। अब जो इंडियंस लोग हैं वो उनके पास चॉइसेस आ गई ना दो, या तो वो चाइनीज टॉयज खरीदे या वो इंडियन टॉयज खरीदे। अब वो कम पैसे वाले टॉयज खरीदेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ, तो वो चाइनीज टॉयज खरीदने लगे। फॉर द चाइनीज टॉयज मार्केट दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस, द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन मार्केट्स, दे फेस लूजेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। अब देखो क्या हुआ, बेसिकली चाइनीज लोगों का तो फायदा हो गया क्योंकि उनकी जो मार्केट थी वो एक्सपेंड हो गई इंडिया में। वहीं इंडियंस के साथ क्या हुआ कि वहां पे इंडिया में ही उनके टॉयज खरीदे नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो जो इनकी मार्केट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इन द पास्ट 2 to 3 decades मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शंस। अगर हम पास्ट 2 से 3 दशकों की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो एमएनसीज है ना वो कई सारी लोकेशंस ढूंढ रही है ताकि वहां पे कैसी लोकेशन जहां पे उनका प्रोडक्शन जो है ना वो चीप लाइक सस्ते में हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। अगर हम देखें जो एमएनसीज है ना वो आजकल बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। वहीं उसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज के बीच वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज एंड एक्टिविटीज। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड्स इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। अब जो है फॉरेन ट्रेड का जो लार्ज पार्ट है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एमएनसीज के द्वारा, क्योंकि एमएनसीज ही सेटअप होती है दूसरी कंट्रीज में और वही अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है और ध्यान रखती है अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है। दिस रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। अब क्योंकि ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड भी अच्छा खासा हो रहा है, इस वजह से जो प्रोडक्शन है ना उसकी भी इंटीग्रेशन अच्छी हो रही है कंट्रीज के लेवल पर। कई सारी कंट्रीज प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कर रही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे मार्केट्स को और आइडियाज को, ठीक है। द इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट्स विद द अदर नेशंस हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस। अब क्योंकि कई सारी कंट्रीज आपस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है या फिर एक साथ आकर इंटीग्रेट कर रही है अपनी मार्केट को, तो लोगों के पास चॉइसेस एक्सपेंड हो जाती है और जो वर्ल्ड जो है वो एक अच्छी प्लेस बन जाता है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। हमें पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है कि जो मार्केट्स है वो आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कंट्रीज है ना वो आपस में कनेक्ट हो रही है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर हो वो चाहे या फिर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो या फिर मूवमेंट्स ऑफ पीपल के थ्रू हो। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अब कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो कई सारी कंट्रीज कर रही है आपस एक दूसरी कंट्रीज में जाकर, ठीक है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब एंड बेटर एजुकेशन। बेसिकली लोग भी यही कर रहे हैं कि वो बेटर की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करते हैं या रहते हैं, ठीक है, माइग्रेट करते हैं। फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन हो किस किस चीजों के थ्रू रही है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जो रैपिड इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। इससे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो गुड्स है ना वो काफी जो है मतलब लाइक स्पीडली डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, सामान अच्छी तरह डिलीवर हो रहा है, साथ ही साथ कम प्राइसेस में डिलीवर हो रहा है। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इज इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें या इंटरनेट की बात करें, तो ये भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और इनहेंस हो रहा है टाइमिंग के साथ। Telecommunication facilities are used to contact people around the world, to access information and to communicate from remote areas. Telecommunication facilities का यूज किया जाता है ताकि हम रिमोट एरियाज से कांटेक्ट में रह सके और दूसरी कंट्रीज के साथ भी अपने संबंध बना के रख सके, ठीक है। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि आईटी का क्या यूज है ग्लोबलाइजेशन में। अ न्यूज मैगजीन पब्लिश फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन द दिल्ली। अब कोई भी लंदन में बैठ के जो लंदन में लोग जो अखबार पढ़ते हैं उसका जो डिजाइन है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दिल्ली में, ठीक है, इंडिया में। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली। अब जो टेक्स्ट है ना उस मैगजीन का वो दिल्ली में भेजा गया किसके थ्रू, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। The designers in the Delhi office got orders and on how to design the magazine from office in London using the telecommunication facilities. अब जो दिल्ली में भी जो भी उस ऑफिस में काम करता है उन लोगों को ऑर्डर्स दिए गए कहाँ से, लंदन से डायरेक्टली, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के द्वारा। The designing is done on a computer. After printing, the magazines are sent to air
सेंट बाय एयर टू लंदन। अब देखो उन्होंने सारे डिजाइन वगैरह बनाए इंटरनेट का यूज कर कर, और फिर जब वो मैगजीन फाइनली बन गई तो उसे लाइक एयरप्लेन के थ्रू लंदन ले जाया गया। उसके बाद इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। और अब बस वो जो बुक थी वो लाइक जो मैगजीन थी उसे ट्रेवल करवाया गया थ्रू द प्लेन, अदरवाइज सारा काम डिजिटली हो गया थ्रू ऑनलाइन या फिर इंटरनेट। और पेमेंट भी किस थ्रू हो गई, ई बैंकिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। अब हम देखेंगे कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। Goods are placed in containers that can be loaded intact to ships, railways, planes, and trucks. Containers have led to huge reduction of port handling cost and increase the speed with which exports can reach markets. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volumes of goods and being transported by airlines. अब देखो क्योंकि जो containers है goods का वो basically जो एयरवेज था वो थोड़ा सा चीप नहीं होता, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब क्योंकि अगर हमें सामान बार बार कंटेन करके दूसरी कंट्री में पहुंचाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, वाटरवेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाटरवेज का जो कॉस्ट है वो भी चीप रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब हम देखेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको हमने मार्केट में मतलब मार्केट को कैसे लिबरलाइज करा है और कैसे लोग जो है फॉरेन के जो लोग हैं वो आके ट्रेड कर पा रहे हैं इंडियंस के साथ। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उसमें टैक्स लगाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रेड बैरियर का। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। अब क्योंकि हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। और इससे एक बैरियर क्रिएट होता है, इससे मतलब बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शंस बनाई जाती है, ठीक है, ताकि जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो एक लिमिट तक हो। Government use trade barriers to increase and decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. और गवर्नमेंट टैक्स टैक्स इसलिए लगाती है, ट्रेड बैरियर का यूज इसलिए करती है ताकि कंट्री का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहे, और गवर्नमेंट ज़्यादा फालतू की चीज़ इंपोर्ट ना करे या फिर यूं ही फालतू में सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी ना करे, ठीक है। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment to protect the local producers from foreign competition. शुरू में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उन्होंने जो भी इंडियन मार्केट थी वो बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दी कि अब कोई भी कंट्री आकर हमारी कंट्री में कुछ भी सेटअप नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लॉस हमने सफ़र करा है। तो एकदम से हम मार्केट को लिबरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि आप आओ और हमारी कंट्री में अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड करने लगो, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कंट्री ने काफ़ी ह्यूज लॉस सफ़र करा था, इस वजह से हमारी कंट्री की जो मार्केट थी वो लिबरलाइज नहीं थी काफ़ी टाइम तक। लेटर ऑन इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s and 1960s and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up. और उस समय काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी चल रहा था जिससे इंडिया को ऑलरेडी एक सेफ प्लेस चाहिए थी, तो इसलिए इंडिया ने उन सब अलाउ नहीं करा। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। Globalization has increased competition among local and foreign producers. This is very beneficial for the consumers. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ना हमें एक कॉम्पिटिशन देखने को मिला है लोकल ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, लोकल प्रोड्यूसर्स में और फॉरेन प्रोड्यूसर्स में, जिससे जो भी फॉरेन प्रोड्यूसर्स है वो भी अपना काम अच्छी तरह करने लगे और जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो भी अपना काम अच्छी तरह करने लगे हैं। उसके अलावा कंज्यूमर्स गोट मोर चॉइसेस ऑफ गुड्स एज मेनी प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट्स। जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिलने लगी। Due to the large scale production of the prices of the products come down and consumers can buy better quality products at lower prices. अब देखो, अब क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का तो जो प्राइसेस है ना प्रोडक्ट के वो कम हो गए, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलने लगी एक लोअर प्राइस पर। नाउ कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड मोर प्रोडक्ट्स एंड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा कर सकते हैं रहने का, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द एमएनसीज हैव प्रोस्पर्ड एंड अर्नड मनी। अब जो लोकल कंपनीज है वो रॉ मटेरियल बेचती है एमएनसीज को और इससे वो पैसा लेती है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक अच्छी बात है। Several top Indian companies have invested in new technology and production methods and raised their production standards. अब जो नई जो इंडियन कंपनीज है ना उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करी है और जिससे उन्हें प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी है, ठीक है। Tata Motors, Infosys, Asian Paints are some Indian companies which are now doing
प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्रीज टू। ये कुछ एग्जांपल्स है उन कंपनीज के जो कि फॉरेन में भी अब वर्क कर रही है, ठीक है। India has a large population of educated youth, so MNCs hire these for force for their benefits. इंडिया में जो है ना वो यूथ काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इस वजह से जो MNCs होती है उनका भी एक फ़ायदा हो जाता है, वो भी एक अच्छे, उनको भी एक अच्छा यूथ मिल जाता है काम करने के लिए। It has created new job opportunities for companies providing services mainly in the IT sector. जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी है, स्पेशली IT सेक्टर के अंदर। इंडिया जो है वो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द वर्ल्ड थ्रू इट्स कॉल सेंटर सर्विसेज। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड का लीडिंग कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, ठीक है। मोस्टली जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो इंडिया में ही है, ठीक है। मेनी न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग। इन सब फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट हुई है। दीज सर्विसेज आर बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ये सब काम किस में करवाए जा रहे हैं? इंडिया में करवाए जा रहे हैं चीप प्राइसेस पर, ठीक है। और कहाँ पे इनके सोर्सेज डिलीवर किए जा रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में भी। बेसिकली दूसरी कंट्रीज हमारी हेल्प से ग्रो कर पा रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के। ये तो हमने पढ़े कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव क्या है। Since MNCs have a lot of money, they can just produce in a large scale and sell products at a lower prices. अब क्योंकि MNCs जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है तो वो कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन्हें लोअर प्राइसेस में बेच देते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन गए तो ऑब्वियसली बात है अगर वो लोअर प्राइस में बेचते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से MNCs का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट हैव मनी सो दे कैन नॉट कट डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दे आर अनेबल टू कम्पीट विद लार्ज प्रोड्यूसर्स। अब क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स का जो दाम है वो कम नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो MNCs के प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं एज कम्पेयर टू द लोकल प्रोड्यूसर्स। Batteries, toys, tires, oils, etc. are some examples where the small manufacturers suffer due to competition. ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे पैसे कट नहीं कर पाते और MNCs कर देती है, इसलिए MNCs के प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो जाते हैं। Many small producers had to shut down their businesses एंड मेनी वर्कर्स बिकेम जॉबलेस। अब क्योंकि ऐसा काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा था तो इस वजह से जितने भी स्मॉल वर्कर्स हैं ना उन्होंने अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए। लार्ज MNCs ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। जो लार्ज MNCs होते हैं ना वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से? इंडियन एक्सपोर्टर्स से। Many MNCs give orders to those producers who provide the cheapest products. MNCs जो होती है वो उन प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट लेती है जो कि कम पैसे पे, बहुत सस्ते पैसे पे अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। टू गेट लार्ज ऑर्डर्स मेनी इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स रिड्यूस देयर लेबर कॉस्ट। अब क्योंकि लार्ज ऑर्डर्स मिल जाए इसलिए जो इंडियन गारमेंट्स जो बनाते हैं ना, इंडियन गारमेंट्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने जो कॉस्ट है उसे कम कर लेते हैं ताकि उनके ऑर्डर बढ़ जाए, ठीक है। अर्लियर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस बट नाउ दे आर हायर्ड ऑन द टेम्पररी बेसिस। पहले वर्कर्स को हायर किया जाता था परमानेंट बेसिस के लिए, लेकिन अब किस लिए किया जाता है? टेम्पररी बेसिस पर। This saves the cost of the producers do not have to as the producers do not have to pay the employee for the whole year। और इस वजह से क्या होता है जो प्रोड्यूसर्स होता है ना उन्हें पूरे साल पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। इस वजह से उनका टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पर उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, फिर टेम्परेरी बेसिस पर ही तनख्वाह देकर उन्हें निकाल दिया जाता है, तो इस वजह से जो पूरे साल का जो कॉस्ट है वो बच जाता है MNCs का। वर्कर्स हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स स्ट्रेचिंग देयर वर्किंग आवर्स। वर्कर्स का जो वर्किंग आवर्स है वो भी स्ट्रेच कर देते हैं ये लोग। ड्यूरिंग द पीक सीजन द वर्कर्स हैड टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट टू। और जब पीक सीजन चलता है, जब काम ज़्यादा होता है, तो फिर वर्कर्स को नाइट शिफ्ट में भी काम करवाया जाता है। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर वेरी लेस सो दे डिड ओवर टाइम टू हैव एक्स्ट्रा इनकम। और क्योंकि वर्कर्स की जो तनख्वाह होती है वो ऑलरेडी कम होती है, तो इसलिए वो ओवर टाइम भी कर लेते हैं ताकि उनकी जो तनख्वाह है वो ज़्यादा आए। स्ट्रगल्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है उसके लिए क्या क्या स्ट्रगल्स हमें फेस करने पड़ रही है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड आई ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। फेयर ग्लोबलाइजेशन का बेसिक सा मतलब ये है कि जो बेनिफिट्स है ना ग्लोबलाइजेशन के वो सबको मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू सिर्फ एक ही बंदा अपने आप को रिच बना पा रहा है या अपने आप को बेटर कर पा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो पूरे नेशन की, वो भी एक साथ, ठीक है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड पुअर, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे रिच और पुअर के जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे. द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स. गवर्नमेंट को इतना भी लेकर चलना चाहिए कि जितने भी लेबर्स है ना उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, और उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता हो. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग चीप लोन्स टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. अब देखो, जो भी स्मॉल प्रोड्यूस है उन्हें भी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को चांस दिया जाना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है. तो कब तक, जब तक वो कम से कम इतने स्ट्रांग ना हो जाए कि हाँ भाई अब उनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरह सेटअप हो गया, ठीक है. कई बार जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो शुरू शुरू में ही अपनी शॉप को बंद कर देते हैं कंपटीशन देखकर, ठीक है. बट गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इन दैट केस. The government can use trade and investment barriers so that the foreign companies cannot enter local markets. Government जो है उन्हें trade barriers का use करना चाहिए ताकि foreign companies जो है ना हद से ज़्यादा हमारी country में आकर setup ना कर ले अपनी MNCs. The government should negotiate at the World Trade Organization for fairer rules. Government को argue भी करना चाहिए WTO के पास जाकर fairer rules के लिए, ठीक है, कि जो rules है development के या फिर you can say globalization के या फिर trade के वो fair हो जाए, ठीक है. It can also align with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक साथ आकर WTO में जाकर फाइट कर सकती है. इस किस बेसिस पर, इस बेसिस पे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना एक हेजोमनी स्टैब्लिश ना करे, ठीक है. अपने आप को ये ना करे कि हाँ हम तो डेवलप्ड कंट्री, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है. उनका रोल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, एक लिमिट तक रहे. इसके लिए हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं WTO से, किससे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से. अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है. द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वो सपोर्टेड बाय सम पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एक तो हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ फॉरेन ट्रेड का, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ओपन हुई ताकि लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके. ये सब हुआ किस वजह से संभव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है. इन्होंने हमें सपोर्ट करा काफी ज्यादा. दीज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड दैट ऑल द बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल एंड देयर शुड बी नो बैरियर्स. ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि जितने भी बैरियर्स हम लगाते हैं ना फॉरेन ट्रेड में वो नहीं लगाए जाने चाहिए. दे बिलीव दैट द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज शुड बी फ्री. ये चाहती है कि जो ट्रेड हो रहा है ना कंट्रीज के बीच में वो फ्रीली हो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एक एम है कि जो इकोनॉमी है ना वो लिबरलाइज हो जाए. साथ ही साथ मतलब लिबरलाइज का मतलब ये है कि जो दूसरे देश है वो आपस में लाइक यू कैन से ट्रेड कर सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, लाइक कोई बैरियर ना हो, वो जितना चाहे फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही एम है. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन establishes rules regarding the international trade and checks whether these rules are obeyed or not. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड कायदे, नियम कायदे बना रखे हैं इन्होंने ताकि उसी के अनुसार जो है ट्रेड हो कंट्रीज के बीच में, और ये चेक करती है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है. एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड आर करेंटली द मेंबर्स ऑफ द WTO. अगर हम अभी की बात करें तो 164 कंट्रीज जो है वो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. दो WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. इवन दो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि फ्रीली ट्रेड हो लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर हो, लेकिन स्टिल जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो इसका अनफेयर यूज करती है और साथ ही साथ अपनी मनमर्जी चलाती है. WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. और जो WTO के जो रूल्स है उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो अपने जो ट्रेड बैरियर्स बना रखे उन्होंने वो सब रिमूव कर दे, ठीक है. अब अगर रिमूव कर देते तो जितनी भी, सोचो अगर डेवलपिंग कंट्रीज ने ये सब कर दिया तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो डायरेक्टली अपनी MNCs इस्टेब्लिश कर लेगी डेवलपिंग कंट्रीज में और अपने आप को और ज्यादा अपनी ग्रोथ और ज्यादा कर लेगी, ठीक है. तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका नुकसान होगा. ऑलराइट, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इसके अगेंस्ट में है कि हम लोग अपने जो ट्रेड बैरियर्स है उन्हें नहीं मिटाएंगे. स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अब हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं कि जितने भी फॉरेन के लोग हैं वो आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें. The central and state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना उन्होंने कई सारे स्टेप लिए हैं ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आए और अपने आप को लाइक इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे. इंडस्ट्रियल जोन्स आर कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप.
इस इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं या फिर यू कैन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें मतलब सेटअप किए जा रहे हैं। और इनका क्या काम है? SEZs आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, recreational and educational facilities. Companies who set up production units in the SEZs do not have to pay taxes for initial period of 5 years. Basically in SEZs का मतलब क्या होता है? जहाँ पे basically वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, वाटर के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, और भी जितनी भी फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाए, ठीक है। और जितनी भी कंपनीज SEZ में अपने आप को सेटअप करती है ना, उन्हें शुरू के 5 साल में कोई भी टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट जो है उसने उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करी है ताकि जो लेबर है वो आए और काम करे। फ्लेक्सिबिलिटी लेबर के लिए, ठीक है, कि वो उनके वर्किंग आवर्स को स्ट्रेच कर दिया कि मतलब आप इतने वर्किंग आवर्स चाहो तो काम कर सकते हो, उसके अलावा आप घर रह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, लेबर्स पे अट्रैक्ट होंगे काम करने के लिए वहाँ पे, और SEZs ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर क्लियर होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है इन द बेस थ्रू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए वाला चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।